मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम मिरिया मौर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल दानापुर कैंट। इसके पहले के वीडियो में मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास का 3 वीडियो के रूप में बताया था। आज चौथा वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले भू संसाधन हमने बताया था। भू संसाधन मतलब हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से हम भूमि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि का उपयोग हम कई रूपों में करते आ रहे हैं। तो अब बताने जा रहे हैं भूमि उपयोग। भूमि का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। भूमि कुछ भूमि वन क्षेत्र में उपयोग होता है, यानी जितने भी वन हैं वो सब भूमि पर ही है, तो भूमि का एक पार्ट वनों से आच्छादित है। भूमि का दूसरा है, कुछ भूमि ऐसी है जो बंजर भूमि है, वो खेती लायक नहीं है। उसके बाद गैर कृषि भूमि, बहुत सारी भूमि जो हमारी है, कुछ भूमि गैर कृषि कार्य में लगी हुई है। गैर कृषि का मतलब क्या? कृषि के अलावे अन्य कार्यों में लगी हुई है, जैसे सड़कें, इमारतें, रेल लाइन, हवाई अड्डा, बहुत सारा भूमि इनमें लगी हुई है। यहाँ खेती नहीं हो सकती है, सड़कों पर खेती नहीं हो सकती। इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है ना, शहरों से लेकर के और हाट बाजार तक जो है, वो सब खेती के लायक नहीं है। पहले कभी खेती के लायक था, लेकिन वहाँ इमारत बन गई, रेल मार्ग बन गया, पुल बन गया, पुलिया बन गया, हवाई अड्डा बन गया, नतीजा हुआ ये सब भूमि गैर कृषि कार्य में लगी हुई भूमि है। कुछ भूमि का इस्तेमाल अस्थायी चारागाह के रूप में होता है। भारत में मालूम है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पशुधन है, तो इन पशुओं को चराने के लिए, चारा के लिए अस्थायी चारागाह बना हुआ है, जहां चरवाहे अपने पशुओं को अस्थायी रूप से चराते हैं। तो अस्थायी चारागाह में भी कुछ भूमि लगा हुआ है। भूमि का अगला उपयोग है, कुछ भूमि पर बाग बगीचे लगे हुए हैं, उपवन लगे हुए हैं, जैसे आप चिड़ियाखाना, इको पार्क, राजधानी पार्क वगैरह देख रहे हैं पटने में। इन सब पर खेती तो नहीं होती, ये सब उपवन वाला क्षेत्र है। इस तरह से पृथ्वी पर, इस देश में या विदेशों में बहुत सारी भूमि का उपयोग उपवन के रूप में होता है। अगला है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य है भूमि लेकिन वो बंजर है, तो कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं? वैसी भूमि जिस पर 5 साल से खेती न हुआ हो, लेकिन खेती लायक वो भूमि है, लेकिन 5 साल तक खेती ना हुआ हो, वैसे भूमि को बोलते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। तो कुछ भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि में आते हैं और कुछ भूमि वर्तमान प्रति भूमि में आते हैं। वर्तमान प्रति भूमि मतलब क्या? जहां 1 वर्ष से खेती न हुआ, 1 साल से खेती न हुआ हो, ऐसा भूमि को कहते हैं वर्तमान प्रति भूमि। कुछ किसान क्या करते हैं, 1 साल प्रति छोड़ देते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, तो ऐसी भूमि को बोलते हैं वर्तमान प्रति भूमि। अगला है पुरातन प्रति भूमि। पुरातन माने क्या? 1 साल से 5 साल तक जिस भूमि पर खेती न हुआ हो उसको बोलते हैं पुरातन प्रति भूमि। तो वर्तमान प्रति भूमि 1 साल से खेती न हुआ हो, पुरातन प्रति भूमि जहां 1 से 5 साल तक खेती न हुआ हो, और लास्ट भूमि का उपयोग में है आपको शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र में भूमि कौन आते हैं? जो वर्तमान में, जैसे 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती होता है। अभी वर्तमान में जो खेती हो रहा है किसानों का, साले साल खेती हो रहा है, तो साले साल खेती हो रहा है, 1 से अधिक बार खेती होता है। 1 साल में 1, 2 फसल, 3 फसल हो जाते हैं। ऐसे भूमि को बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो ये सब हमने आज बताया।
भूमि का कहाँ कहाँ उपयोग है, और इसमें आपको क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं। क्या बंजर भूमि क्या है, गैर कृषि भूमि का उदाहरण दें, अस्थायी चारागाह, कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है, वर्तमान प्रतिभूमि क्या होता है, पुरातन प्रतिभूमि क्या होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होते हैं, सब क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं कि भूमि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके ना रहने से हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भूमि का हम कई तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल करने से भूमि निम्नीकृत होता चला जा रहा है। भूमि निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण का मतलब क्या हुआ, भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होता जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा सारा विकास कार्य रुक जाएगा, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हजारों हजार साल पहले हमारे पूर्वज करते रहे हैं, और वर्तमान में हम भी इसका उपयोग कर रहे हैं, इससे अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, और हमारे चले जाने के बाद जो भावी पीढ़ी आने वाली है वो लोग भी इसी भूमि का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा भूमि है कि पहले के लोग भी इस्तेमाल किया, हमने भी किया, हमारे बाद हमारी जो जनरेशन आएगा वो भी उपयोग करेगा। तो इसको तो हमें बचा कर रखना होगा, अन्यथा सोचे कि हम ही इसको बर्बाद करके चले जाएं तो हमारी भावी पीढ़ी क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगा। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ कर गया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाएं। यानी इससे आप भोजन तो हम लें लेकिन आने वाले भी भूखा ना रहे, इस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमने इसके पूर्व के क्लास में बताया था सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास मतलब क्या, हम भी इसका उपयोग करें, पर्यावरण को भी बनाकर रखें संतुलित, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ कर जाए। तो आज इसीलिए उस पर जोर दिया जाए। आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या हुआ। तो भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी को ही भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। बहुत लोग कहते समझे कि भूमि निम्नीकरण माने क्या, भूमि को अच्छा बनाना। अच्छा नहीं, यहाँ निम्नीकरण माने क्या, उसका क्षय होना, उर्वरा शक्ति नष्ट होना। वो भूमि किस काम का जो हमारे लिए भोजन न दे, वो मरुभूमि हो जाता, मर जाता है। आगे देखिए ये भूमि निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भूमि का उर्वरा शक्ति क्यों कम होता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भूमि निम्नीकरण के कारणों का वर्णन करें, भूमि निम्नीकरण को कम करने का उपाय क्या हो सकता है, आप बताइए। सब क्वेश्चन बन सकता है। तो भूमि निम्नीकरण का कारण में पहली बात, वनों की अंधाधुंध कटाई। वन जो होता है भूमि को निम्नीकृत होने से बचाने का काम करता है। वन जो होता है, वन के कारण बारिश होती है, वन के कारण ही हरा भरा पेड़ पौधे उगते हैं। बारिश होगी तो भूमि में नमी रहेगा, नमी रहेगा तो घास उगेगा, झाड़ी उगेगा, पेड़ पौधे उगेंगे, तो मिट्टी को कटने से रोकेगा, उसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, हम विकास के दौर में आज वनों की कटाई करते जा रहे हैं। लकड़ी चाहिए, वन काट दे रहे हैं। रेल लाइन बिछाना है, सड़क मार्ग बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो सब कहाँ बनता है, उस क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे सबको काट करके लोग ये बना देते हैं। आबादी बढ़ रही है, आबादी को खिलाने के लिए कृषि क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। जो भूमि वन क्षेत्र था, वन को काट कर खेत बना दिया जा रहा है। तो वनों का बहुत ज्यादा कटाई हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकृत हो रहा है, क्योंकि वनों के जड़, पेड़ पौधों के जड़, मिट्टी को जड़, उसका जड़ पकड़े रहता है। लेकिन जड़ जब नहीं रहेगा तो भूमि भुरभुरा हो जाएगा, बारिश का पानी, नदी का पानी बहा ले जाएगा, पवन उड़ा ले जाएगा, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी खत्म, भूमि निम्नीकृत हो गया। दूसरा है अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग। पशुओं की ज्यादा चराई से भी भूमि निम्नीकृत हुआ। पशु चराई के दौरान नए नए जो पौधे उगते हैं, कोपले उगते, उसको खा जाता है, अब नया कोपल पौधा नहीं बन पाएगा। पशुओं के पैर से दब करके अंकुरित जो पौधे हैं वो भी नष्ट हो जाता है। तो ज्यादा पशुचारण भी वनों की खा जाता है, वनों को उगने से रोकता है, जिसके कारण भूमि निम्नीकृत हो जाता है। उसके बाद है खनन। खनन माने क्या, खुदाई।
धरती के अंदर से हम बहुत सारा खनिज पदार्थ निकालते हैं, तक जहाँ पर खान खोदा जाता है तो खान के ऊपर के जितनी भूमि है, कई किलोमीटर का क्षेत्र के वन काट दिए जाते हैं और अंदर से कोयला या लौह अयस्क बॉक्साइट का उत्खनन होता है, तो ऊपर का भूमि का जितने भी वन है सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि अब नमी रहेगा नहीं, ऐसी खत्म हो जाएगा। ऊपर को तो खान में देखे होंगे मशीन से उसको तोड़ा जाता है, ड्रिलिंग करके डायनामाइट से उड़ा करके, और सारा वन खत्म हो जाता है। तो खनन से भी बहुत सारा भूमि निम्नीकरण हुआ। अति सिंचाई, सिंचाई खेती के लिए जरूरी है, लेकिन वही सिंचाई जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगा। ये बड़ा विरोधाभास लगता है, सिंचाई के अभाव में खेती नहीं होता, ज्यादा सिंचाई करेंगे तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो इस अति सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण क्यों होता है, आप ध्यान देंगे, ज्यादा सिंचाई होगा तो ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगा, जल में लवण होता है, वो लवण ज्यादा सिंचाई करेंगे तो मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाएगा, लवण की मात्रा बढ़ेगा तो वो भूमि क्या उर्वरा शक्ति उसका नष्ट हो जाएगा। जैसे पंजाब हरियाणा की भूमि अति सिंचाई के कारण निम्नीकृत हो गया, वहां की भूमि में लवणीयता बढ़ गया और वो भूमि बंजर होने लगता है। ज्यादा उसमें खाद डालेंगे तो फिर उपज होगा, फिर अगले साल और ज्यादा डालेंगे तो फिर बढ़ेगा, यानी वो खाद के बल पर ही वो उपज हो सकता है। एक ऐसा समय आएगा कि कितनों खाद डालेंगे तो लागत से जब कम, लागत मूल्य से कम जब कृषि से फायदा होगा तो किसान उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, खेती ही नहीं करेगा। तो अति सिंचाई भी निम्नीकरण का कारण है। और अगला है औद्योगिक धूल, कल कारखानों से बहुत सारे धूल निकलता है, कणकीय पदार्थ निकलता है जो हवा में उड़ करके फिर मिट्टी के ऊपर, भूमि के ऊपर परत के रूप में जम जाता है। उपजाऊ मिट्टी के ऊपर परत जमेगा तो क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। जैसे कोयला क्षेत्र, कोयला खदान के क्षेत्र में कोयला उड़ता है, कोयला का डस्ट उड़ता है, चूना पत्थर सीमेंट जहाँ तैयार होता है वहाँ वायु में क्या होता है, पत्थर के कण उड़ते रहते हैं, जिप्सम लाइमस्टोन का, और वो फिर मिट्टी के ऊपर दूर उड़ करके आता है, फिर बैठ जाता है, तो आसपास का भूमि क्या हो जाएगा, कोयला का डस्ट रहेगा, सीमेंट का डस्ट रहेगा, तो भूमि उपजाऊ मिट्टी भी क्या हो जाएगा, अनुपजाऊ हो जाता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ से भी या कल कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाता है, मिट्टी में, भूमि पर मिलता है, तो भूमि क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये सब कुछ कारण हुआ भूमि निम्नीकरण का। इतने में लिखा जा सकता है, सिर्फ इतने लिख दे तो नंबर मिलेगा फुल बोर्ड में, तो जान जाएगा अति पशुचारण होता क्या है, खनन क्या होता है, ये क्या होता है। आगे देखिए, अब भूमि निम्नीकरण के सब कारण है, तो भूमि निम्नीकरण को बचाने का उपाय क्या हो सकता है, तो जो कारण है उसको उलट दे। वनों की कटाई, अगर वृक्षारोपण ज्यादा करेंगे, वन ज्यादा लगाएंगे तो भूमि निम्नीकरण से बचेगा। अति पशुचारण कारण है निम्नीकरण का, तो अति पशुचारण ना करेंगे, कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, इसकी उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। और अति सिंचाई, ज्यादा सिंचाई ना करेंगे तो निम्नीकरण से बचाव होगा। प्रदूषित जल को न बहाना, आज जल प्रदूषण बहुत बड़ी प्रदूषण है, जल प्रदूषण के कारण भूमि निम्नीकृत हो रहा है, क्योंकि प्रदूषित जल से जब खेती होगा तो फसलें क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रदूषित जल को हम ना बहाएंगे, इसको परिशोधित करके इस जल को बहाएंगे, खेतों में ले जाएंगे, तो क्या होगा, उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। और खनन नियंत्रण, खनन खनिज पदार्थों की निष्कासन पर नियंत्रण लगाएंगे। अगर खनिज पदार्थ का निष्कासन हो रहा है तो वो तो जरूरी है, निकालना भी जरूरी है, लेकिन ऊपर में पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी है। इसलिए आजकल ध्यान दिया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में क्या हो रहा है ना, जहाँ उत्खनन होता है, खुदाई होती है, खनन होती है, वहाँ वृक्षारोपण लगाया जा रहा है सोशल फॉरेस्ट्री के तहत, ताकि उससे असंतुलन कम हो। तो खनन पर नियंत्रण करके हम इसको बचा सकते हैं। अब चलिए, अब आपको क्वेश्चन आता है, कई बार आया है और
हर परीक्षा कंपटीशन से लेकर एकेडमिक पढ़ाई सब में खनन से निम्नलिखित राज्य कौन कौन, किस राज्य की भूमि खनन के कारण निम्नलिखित हुआ? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्य की भूमि खनन के कारण निम्नलिखित हुई है। अति पशुचारण से नष्ट होने वाले, निम्नलिखित होने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे प्रांत रहे हैं जहां ज्यादा पशुचारण से यहाँ की भूमि निम्नीकृत हो गई है ना। ज्यादा चरने के कारण आप जानते हैं राजस्थान वगैरह में वनों की कमी है, पेड़ पौधे कम, सब पशु चर गया तो आज वहां की भूमि क्या हो गई? रेतीली हो गई। अति सिंचाई से, ज्यादा सिंचाई से भूमि की लवणीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। ऐसे कौन से राज्य हैं जो अति सिंचाई से निम्नीकृत हुआ जहां की भूमि? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि सिंचाई के कारण निम्नीकृत हुआ है। अति सिंचाई से क्या होती है? मृदा में लवणीयता, क्षारीयता बढ़ जाती है और भूमि क्या हो जाती है? निम्नीकृत हो जाती है। आगे हम बताएंगे मृदा संसाधन। भूमि और मृदा में अंतर होता है। भूमि जिस पर रहते हैं, जिस पर इमारतें हैं, कल कारखाने हैं, हवाई अड्डा है, ये सारे चीज है, वो भूमि हुआ। और मृदा का माने क्या? मिट्टी। भूमि और मृदा में अंतर, हम पृथ्वी पर रहते हैं ना कि मृदा पर रहते हैं। तो भूमि की जो ऊपरी परत है उसको बोलते हैं क्या? मृदा। अब मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा के निर्माण में, मृदा माने सॉइल, मिट्टी, मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर मृदा के बनने में लाखों वर्ष, और उसको निम्नीकृत करने में क्षण भर में वो निम्नीकृत हो जाएगा। नदी काट के बहा ले जाएगा, पवन उड़ा ले जाएगा, लेकिन उसको बनने में लगा था लाखों वर्ष। इतना कीमती है मृदा संसाधन। भूमि, मृदा निर्माण कैसे होता है? तो मृदा निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। जैसा चट्टान रहेगा, उन चट्टानों के टूटते टूटते, टूटने की प्रक्रिया कब तक रहेगा? जब तक कि टूटा हुआ टुकड़ा एक बारीक कण न हो जाए। तो टूटा हुआ टुकड़ा जब बारीक कण हो, जब बारीक कण हो जाएगा तो मिट्टी बनता है। तो इसके मृदा निर्माण के कई कारक हैं। भू आकृति, भू आकृति मीन्स क्या? 3 तरह की आकृतियां हैं, पहाड़, पठार और मैदान। तो जैसा भू आकृति होगा वैसा ही वहां की मृदा होगा। पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी कुछ अलग तरह का होगा, पठारी क्षेत्र की भूमि अलग होगा, अब मैदानी क्षेत्र की भूमि कुछ अलग होगा। तो जैसा भू आकृति वैसा वहां मृदा का निर्माण होगा। जलवायु, जहां उष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु है, तो वहां की मृदा भी वैसा ही होगा। जैसे गुजरात की, राजस्थान की मृदा जाकर देख लीजिए, हमारे यहाँ की मृदा देख लीजिए, जैसा जहां की जलवायु वैसा मृदा। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, हर क्षेत्र की भूमि अलग। तो जैसा जलवायु वैसा मृदा का निर्माण, जैसा चट्टान वैसा मृदा। बैसाल चट्टान टूटेगा तो काली मिट्टी बनेगा। जिस मिट्टी में लोहा का अंश जाता है तो वहां लाल पीली मिट्टी बन जाएगा। तो जैसा चट्टान से कण निकलेंगे वैसा ही वहां का मिट्टी हो जाएगा। तापमान भी क्या करता है? मृदा को प्रभावित करता है। तापमान और पवन, जहां पवन भी क्या करता है? एक जगह की मिट्टी को उड़ा ले जाता है, कहीं बिछा देता है। जैसे चाइना में जाओ, लोएस मिट्टी है, पवन द्वारा लाई गई मिट्टी को बोलते हैं क्या? लोएस। और आज मैं मृदा संसाधन पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मृदा के कितने प्रकार होते हैं डिटेल्स में।